हाँ जी भाई, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी अगर आपको भी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट याद करने में दिक्कत होती है तो आज के बाद नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बहुत ही सिंपल बात है ना। जैसा कि इनकी एटम की थ्योरी में भी जो इन्होंने कहा है वही वाली बात है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पेन का कैप है, अगर मैं इसको तोड़ना स्टार्ट करूं, ठीक है, तोड़ते 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 एकदम लास्ट टाइम पे, लास्ट पॉइंट पे एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जिसको आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसी को हम एटम कहते हैं। और कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस दुनिया का उन छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि एटम से ही मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पर इनडिविजिबल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दे दूंगा, ठीक है ना, साइड में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनडिविजिबल, बच्चे इसको इनविजिबल पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं। इनविजिबल का मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, और इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, पहली लाइन तो बिल्कुल वही है जो अभी जस्ट अपन ने बात करी कि ऐसा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर आगे डिवाइड किया जा सकता तो वो सबसे छोटा पार्टिकल होता। बात समझ में आ गई। तो एक ऐसा पार्टिकल जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जो कि ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। उस पार्टिकल को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। किसमें, केमिकल रिएक्शन में। मान लीजिए कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, मान लीजिए HCl है, ठीक है, यानी कि मेरे पास एसिड है HCl, दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड। ठीक है, उसमें मैंने डाल दिया एल्यूमिनियम फॉइल के कुछ टुकड़े डाल दिए। ठीक है, तो जो नया सब्सटेंस बनेगा वो नया सब्सटेंस भी उन्हीं एटम से बनेगा जो उसमें हमने प्रेजेंट है, मतलब जो उसमें प्रेजेंट है। समझ रहे हो बात को। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन कौन से एटम है, दो एटम है, हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। ठीक है, देखिए समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर मैंने लिया HCl, है ना, दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें मैंने क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया। ठीक है, तो अब नया सब्सटेंस क्या बनेगा, तो ये जो एल्यूमिनियम है ये इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को अलग अलग कर देगा, और क्लोरीन के साथ खुद चला जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन से पहले क्या क्या एटम थे हमारे पास, एक एल्यूमिनियम का एटम था, हाइड्रोजन का एटम था और क्लोरीन का एटम था। जब रिएक्शन हो गई तब भी वही वही है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। समझ में आ गई बात। यहाँ पर अगर हम 2 2 लगा दें, ठीक है, तो ये लीजिए। ठीक है, तो कुछ नया आइटम बनाया गया। ऐसा है कि यहाँ पर भाई सोडियम का एक नया आइटम आ गया हो, नाइट्रोजन का कोई नया आइटम आ गया हो, नहीं आया। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जितने एटम थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम हैं। बात समझ में आ रही है। पहले भी एल्यूमिनियम का था, बाद में भी एल्यूमिनियम है। पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन थे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है ये कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कोई नया आइटम नहीं क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। कोई भी यहाँ पर 3 हमारे पास एटम थे, वही कि वही यहाँ पर आए, कोई कम नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। चलिए, तो पहला पोस्टुलेट क्या था, पहला पोस्टुलेट था कि दुनिया के जितने भी मैटर हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कोई नया पार्टिकल ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जितने रिएक्शन से पहले थे उतने ही रिएक्शन के बाद में है। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, देखिए, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। कहना चाह रहा है, मान लीजिए कि मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है इस हाथ में, ठीक है, मेरे पास है, और वहीं कोई एक और लड़का है
अमेरिका में, उसके पास भी हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एटम है और वहाँ पर जो हाइड्रोजन का एटम है अमेरिका में, क्या दोनों अलग अलग होंगे? क्या नहीं होंगे। जितना मास उसका यहाँ है उतना ही मास उसका वहाँ होगा। जो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी यहाँ है वही केमिकल प्रॉपर्टी उसकी वहाँ पर होगी, है ना। यानी कि जो नेचर उसका है, जिस तरीके का नेचर, उस केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसका नेचर, तो जिस तरीके का नेचर उसका यहाँ है वैसा ही नेचर वहाँ होगा। जैसे कि एक नेचर में बता दूँ कि हाइड्रोजन जो गैस है उसमें जल्दी से आग लग जाती है, बहुत जल्दी से, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है वो, तो ये उसका नेचर है। तो यहाँ पर भी सेम केस रहेगा, वहाँ पर भी वही उस प्रॉपर्टी वहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? यानी कि दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, कोई सा भी एटम ले लीजिए, मान लीजिए नाइट्रोजन का एटम ले लीजिए, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी नाइट्रोजन के एटम हैं, ठीक है, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बात समझ में आ गई? ये तीसरा हमारा क्या हो गया? पोस्टुलेट हो गया। चौथा पोस्टुलेट बिल्कुल इसका उल्टा है। कैसे? देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल, कि अगर कोई दो अलग अलग चीज़ें हैं भैया, तो दोनों की ही क्या रहेगी? प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी, ठीक है, तभी तो वो अलग अलग हैं। अगर सेम हो जाएगी तो सेम ही चीज़ हो जाएगी। बात समझ में आई? तो मेरे पास मान लीजिए इस हाथ में हाइड्रोजन है, इस हाथ में सोडियम है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग एटम है, तो दोनों के मासेस भी अलग होंगे और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। दैट्स वाई दे आर डिफरेंट एटम्स, दे आर डिफरेंट थिंग्स। बात समझ में आ गई? तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये जो तीसरा पोस्टुलेट है बिल्कुल उसका उल्टा है। तो तीसरा और फोर्थ वाला तो आसानी से याद हो जाएगा कि दुनिया में जितने भी एटम हैं वो सब सेम मासेस रखते हैं और सेम जो सेम अगर एटम की बात कर रहे हैं अपन, सेम एटम जो है वो दुनिया में कहीं भी हो उनकी मासेस और प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम हैं तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। चलिए, फिफ्थ वाला पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब देखिए, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। कैसे है भाई कॉमन सेंस वाली बात? इधर देखिए भाई, जो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि ये हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर मैं हाफ लिख दूँ, आधा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ऐसे हाफ लिख दूँ, या 3/2 लिख दूँ। बात समझ में आ रही है? या मैं नाइट्रोजन के आगे यहाँ पर लिख देता हूँ 5/2। तो ये पॉसिबल है क्या? यानी कि ये कितना है? 2.5 हो गया ये, है ना। 5/2 यानी कि 2.5। 2.5 का मतलब क्या हुआ? 2.5 का मतलब क्या हुआ? एक नाइट्रोजन प्लस एक नाइट्रोजन और एक आधा नाइट्रोजन और एक आधा नाइट्रोजन, ठीक है। तो भैया अभी जस्ट हमने सेकेंड वाला पोस्टुलेट या हाँ, सेकेंड वाला पोस्टुलेट में हमने क्या देखा था, क्या कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? लेकिन इसका क्या मतलब हो गया फिर कि दो तो पूरे हैं और एक आधा है। तो आधा जब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो जितने भी एटम होंगे वो पूरे ही तो होंगे, है ना। आपने मैथ्स में होल नंबर पढ़ा होगा, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर का मतलब क्या होता है? ठीक है, यानी कि बच्चों से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया था बिल्कुल कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं उसे होल नंबर कहते हैं। बहुत अच्छे से याद था। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में आधा आता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा आता है। तो आधा जो है, ये हाफ जो है, वो होल नंबर हुआ कि नहीं? उन्होंने बोला कि हाँ भाई हुआ, यानी कि हाफ हाफ क्या हुआ? होल नंबर हुआ। तो फिर मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि मान लो कि मेरे पास 4 यानी कि 10 चावल के टुकड़े हैं, ठीक है। पूरे पूरे जो साबुत चावल के टुकड़े आते हैं वो 10 चावल के टुकड़े मेरे पास हैं। अब अगर मैं उसमें से एक को तोड़ दूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या मेरे पास 10 साबुत हैं? क्या 10 चावल के टुकड़े हैं? क्या नहीं। या मैं कहूँ कि मेरे पास 11 चावल के टुकड़े हो गए, तो 11 हो गए? क्या नहीं हुए, क्योंकि 9 तो हैं, बाकी एक टूटा हुआ है, ठीक है, वो पूरा नहीं है, पूरा नहीं मानेंगे उसको। तो पूरा
पूरा कहने का मतलब क्या है, होल, पूरे को ही क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो ये पूरा नंबर थोड़ी है, जैसे पूरा चावल नहीं है वो टूट गया, अब वो पूरा थोड़ी ना हुआ, तो वैसे ही ये पूरा नंबर नहीं है। पूरा नंबर तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये पूरे नंबर हैं। अब अगर मैं 3.5 बोल दूँ, 4.5 बोल दूँ, ठीक है, तो ये तो आधे आधे हो गए, ये पूरे नंबर नहीं हुए, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन यानी कि जो एटम है वो पूरे पूरे नंबर्स में जुड़ते हैं। बात समझ में आ गई। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने लिखा था HCl प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ और यहाँ पर 2 लिख दूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के एटम है कितने, 2, आधा नहीं है इसमें से एक भी, पूरा ही होगा ना, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात, अभी जैसे वाली बात करी अपन ने कि जब वो पार्टिकल जब टूट ही नहीं सकता आगे, तो वो आधा कैसे होगा, या तो वो एक ही होगा, या फिर 2 ही होगा, या फिर 3 ही होगा, 3.5 या 2.5 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं। समझ में आ गई बात। जब ये जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, ठीक है ना, आधा नहीं है इसमें बिल्कुल भी, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 क्लोरीन है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो कोई भी कंपाउंड जो होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला होता है, उसमें जितने भी एटम हैं, जैसे कि ये एक केमिकल फॉर्मूला है HCl, तो इसमें कितने एटम है, 2 एटम हैं, हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। तो ये पूरे पूरे हैं, आधा नहीं है, ठीक है, पूरे होल नंबर्स में होंगे इसमें। इसी तरीके से यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, तो हालांकि ये है ना AlCl3 हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बैलेंसिंग अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस फिलहाल ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन 3 है, एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है। तो आधा कोई एटम है क्या, यहाँ पर कोई आधा एटम है क्या, कोई भी आधा एटम नहीं है, ये 3 है और ये एल्यूमिनियम 1 है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से पूरे होल नंबर्स में कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर है तो उसमें क्या होता है, उसमें एटम जो हैं वो पूरे पूरे नंबर्स में होते हैं, पूरे पूरे होते हैं। समझ में आ गई होगी बात। चलिए लास्ट पोस्टुलेट देखिए क्या कह रहा है, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है, रिलेटिव नंबर्स और काइंड्स ऑफ एटम, यहाँ पर काइंड्स ऑफ एटम और नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका भाई, इसका मतलब भी समझो क्या कहना चाह रहा है। देखिए भाई, मान लीजिए मैं लिखता हूँ वाटर H2O, ठीक है, तो दुनिया का कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एटम फिक्स रहेंगे भाई साहब, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब क्या, जैसे कि मतलब ये है कि वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। समझ में आ गई बात। तो अब अगर मैं कहूँ कि नहीं यार मुझे तो ना अच्छी क्वालिटी का पानी पीना है, ठीक है, बढ़िया वाला, सब तो 1 ऑक्सीजन वाला पीते हैं, मैं 2 ऑक्सीजन वाला पीना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कर देता हूँ, ये लो। तो ये क्या पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने 2 ऑक्सीजन किया तो अब ये वाटर ही नहीं रहा, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैं 2 ऑक्सीजन वाला वाटर पीना चाहता हूँ, लेकिन आपने जैसे ही 2 किया तो ये वाटर ही नहीं रहा, अभी तो कुछ और बन गया, ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ठीक है, जिसको हम पी नहीं सकते, ठीक है। तो अगर, तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका केमिकल कंपाउंड जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है, तो उसमें जितने एटम हैं, ठीक है, उतने ही रहेंगे। अगर कुछ चेंज होगा तो वो सब्सटेंस ही नहीं रहेगा, वो सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो मैटर ही अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो रिलेटिव नंबर्स का मतलब क्या है कि वाटर बनाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अगर इतने होंगे तो ही वाटर बनेगा, वरना नहीं बनेगा, वरना कुछ और बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो रिलेटिव नंबर जो है वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जिसमें चेंजेस नहीं आते, जिसमें बदलाव नहीं आता। ऐसे एक और वर्ड आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है,
जो चेंज होता रहता है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल। तो जो आप ए से लेकर के जेड तक जो एक्स वाई जेड मानते हैं, सपोज एक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या उसकी वैल्यू आपने हमेशा जितने भी क्वेश्चन किए सब में सेम आई क्या? एक्स की वैल्यू नहीं आई होगी, कभी क्या आ रही है, कभी क्या आ रही है, 5 6 7 8, कभी क्या आ रही है, कभी क्या आ रही है। तो ये वेरिएबल है, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आप कभी मार्केट में कपड़े की दुकान पे गए होंगे तो वो दिखाता है कि मेरे पास इस कपड़े में या इसी डिज़ाइन में मेरे पास कई सारी वेराइटी है, ठीक है ना। वेराइटी मतलब जो चेंज होती रहती है, तो वेराइटी से ही आया है वेरिएबल, ठीक है ना। VARY, वेरी का मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट, अभी जैसे कि कांस्टेंट का मतलब है मैं लिख दूं 5, तो आपका कभी ऐसे कह सकते हो कि यार आज मेरा मन है कि मैं 5 को 7 ले लेता हूँ दुनिया में, या आपने कभी क्वेश्चन किया हो उसमें 5 की वैल्यू 7 आ गई हो, 5 की वैल्यू 9 आ गई हो, 7 की वैल्यू 8 आ गई हो, है ना। नहीं हो सकता। 5 पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, या जब से दुनिया स्टार्ट हुई है तब से लेकर के आज तक, या जब तक दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती तब तक 5 का वैल्यू 5 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर या कोई ऐसी चीज़ जो कभी चेंज नहीं होती है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो वही यहाँ पर क्या है, वही यहाँ पर ये है कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें जितने नंबर में वो एटम जुड़े हुए हैं उतने ही नंबर में उनका जुड़े रहेंगे। अगर वो चेंज करोगे तो वो सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। सेकंड पॉइंट कह रहा है काइंड्स ऑफ एटम यानी कि एटम के प्रकार, एटम के टाइप्स भी कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, ठीक है। आप कहो कि मुझे तो यार कार्बन वाला पीना है, कार्बन वाला, ये लो इसमें कार्बन भी ऐड करो। तो आप कार्बन ऐड करोगे तो वो वाटर थोड़ी रहेगा, बात समझ में आ रही है? वो तो कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। या ऐसा कोई सब्सटेंस में जो एग्जिस्ट नहीं करता, समझ रहे हो। तो आप अगर कुछ और ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ रहेगी नहीं, वो वाटर ही नहीं रहेगा, बात समझ में आ गई, या वो सब्सटेंस ही नहीं रहेगा। तो आपको जो एटम के टाइप्स हैं वो भी सेम रखने पड़ेंगे, और जितने एटम हैं वो नंबर भी सेम रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो एटम के टाइप भी कांस्टेंट रखने पड़ेंगे और एटम के नंबर भी कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, तभी जा करके वो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कहो कि नहीं यार मुझे तो ना कार्बन की जगह क्या लगाना है, कुछ और लगाना है, ठीक है। मान लो कि मुझे तो भाई साहब क्या लगाना है, सोडियम लगाना है, ये लो। अब इसको अभी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी रहा, ठीक है। तो ये तो पता नहीं क्या बन गया, ठीक है। और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कुछ, तो ठीक है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन ही लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा, यानी कि आपको टाइप ऑफ एटम्स जो हैं, काइंड्स ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तब जाकर के ही वो सब्सटेंस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, तब जा कर के वो सब्सटेंस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स और काइंड्स ऑफ एटम सेम रहते हैं, ठीक है। यही इसका लास्ट पोस्टुलेट है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे, ठीक है।